नमस्कार। मैं सुनील कुमार। मैं पढ़ा रहा था आपको हाइड्रोलिक मशीन्स और मैंने कल कुछ बातें की थी, मतलब पिछले वीडियो में कुछ बातें की थी और हमें आज बात करनी थी वेरिएशन ऑफ एफिशिएंसी पर। चलिए बात शुरू करते हैं अपने वीडियो में। हेडिंग पड़ी हुई है एफिशिएंसी वेरिएशन विद लोड। तो वेरिएशन निकालना है किसका, एफिशिएंसी का, पर किसके साथ, लोड के साथ, और किसका, डिफरेंट टर्बाइंस का। इससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस में आया भी है, तो डिप्लोमा में सेम सवाल आ सकता है पूरा, और इंटरव्यू में भी इससे सवाल बनते हैं क्योंकि एफिशिएंसी के वेरिएशन को लेकर काफ़ी बातें वहाँ पे की जा सकती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको समझना है, यहाँ मैंने बोला है एफिशिएंसी का वेरिएशन, तो यहाँ दो एफिशिएंसी लिखी है, एक फुल लोड एफिशिएंसी लिखी है और एक है पार्ट लोड एफिशिएंसी। फुल लोड एफिशिएंसी, पार्ट लोड एफिशिएंसी, ठीक है। फुल लोड एफिशिएंसी, पार्ट लोड एफिशिएंसी, आप समझिए है क्या ये। पहली बात तो हम फुल लोड का मतलब समझते हैं, पार्ट लोड का मतलब समझते हैं, और एक और चीज होती है ओवरलोड, उसका मतलब समझते हैं। देखो, मान लो आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी किसी लोड पर, बिल्कुल। फुल लोड क्या होगा, डिजाइन लोड होगा, रेटेड लोड होगा। तो वो जो लोड जिस पर आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, वो लोड जिस पर आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, आपकी मतलब किसी सिस्टम की, किसी टरबाइन की, वो लोड कहलाता है फुल लोड। देखो, मान लो इस पॉइंट पर एफिशिएंसी मैक्सिमम है, तो ये लोड क्या कहलाएगा, ये लोड कहलाएगा फुल लोड। फुल लोड का मतलब बच्चा कई बार गलत अर्थ निकाल लेता है फुल लोड का। वो सोचता है कि मशीन पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोड डाला जा सकता है वो उसका फुल लोड है। नहीं, ऐसा नहीं है। मशीन पर जितना ज़्यादा लोड डाल दोगे वो उसका फुल लोड नहीं है। फुल लोड का मतलब होता है डिज़ाइन कंडीशन वाला लोड। डिज़ाइन कंडीशन का मतलब जिस पर एफिशिएंसी मैक्सिमम आ रही हो। समझ रहे बात को। जैसे मान लीजिए मैं 8 घंटे पढ़ा सकता हूँ, 8 घंटे पढ़ा सकता हूँ। ये 8 घंटे वो घंटे हैं जिनमें मेरी एफिशिएंसी सबसे अच्छी आएगी। तो 8 घंटे क्या है, मेरा फुल लोड। पर अगर आप मुझसे कहो नहीं सर आपको 12 घंटे पढ़ाना है, तो क्या मैं 12 घंटे नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता हूँ, लेकिन 12 घंटे जब पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है, एफिशिएंसी क्या होगी, घट जाएगी। मैं कह रहा हूं कि 8 घंटे वो लोड है जिसमें मैं सबसे बेहतर एफिशिएंसी के साथ, सबसे बेहतरीन एफिशिएंसी के साथ पढ़ा सकता हूं। तो 8 घंटे का जो लोड होगा वो मेरी फुल लोड कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं एफिशिएंसी मैक्सिमम बनाए रखते हुए 8 घंटे पढ़ा सकता हूं, तो ये 8 घंटे का लोड क्या है, मेरे लिए फुल लोड है। लेकिन अगर मुझसे आप कहो नहीं सर आप 12 घंटे पढ़ाओ, 10 घंटे पढ़ाओ, तो ये क्या हुआ, फुल लोड से ज़्यादा हो गया। फुल लोड से अगर ज़्यादा हो जाता तो उसे बोलते हैं ओवरलोड। तो क्या बोलते हैं, ओवरलोड। कई बार मशीन के लिए बोलते भी हैं मशीन ओवरलोड हो गई, मशीन ओवरलोड हो गई, ठीक है। और दूसरी बात, मान लीजिए कई बार हम क्या होते हैं, मशीन जितना लोड लेने के लिए बनी हुई है, मतलब जितनी लोड पर वो मैक्सिमम संचित देगी, हम उस पर उतना लोड डालते ही नहीं, उससे कम लोड डालते हैं। वो होती है उसका पार्ट लोड, आंशिक लोड, मतलब पार्ट लोड, ठीक है, पार्ट लोड, ठीक है। तो फुल लोड, पार्ट लोड। फुल लोड हो गया, फुल लोड एफिशिएंसी होती है, पार्ट लोड एफिशिएंसी होती है, और ओवरलोड एफिशिएंसी भी होती है। पर हम ओवरलोड एफिशिएंसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, किताबों में दिया नहीं है और एग्जाम में आता भी नहीं, और मुझे भी नहीं पता, सही बताएं, ज़्यादा थोड़ा बहुत पता है पर ज़्यादा नहीं पता है। तो रिस्क ना लिया जाए, जो चीज़ ना पता हो उसके बारे में बात ना की जाए। फुल लोड, पार्ट लोड के बारे में किताबों में दिया है, मैंने पढ़ा भी है, एग्जाम में आया भी है, तो सही है। जो चीज़ आ रही है एग्जाम में उसे बात की जाए, ठीक है, ओके। अब समझना है हमें, अच्छा अगर आप फुल लोड पार्ट लोड समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो एक बात मैं एग्जाम्पल छोटा देता हूँ। मान लीजिए मार्केट में आप गए और आपने मिक्सर ग्राइंडर खरीदा। क्या खरीदा, मिक्सर ग्राइंडर। तो मिक्सर ग्राइंडर जब खरीदेंगे, मिक्सर ग्राइंडर जूसर सेट होता है ना, आपने मिक्सर ग्राइंडर खरीदा। तो आप जब मिक्सर ग्राइंडर खरीदते हैं तो एक वो दुकानदार आपसे पूछता है कितने वॉट का चाहिए भाई साहब। तो हम लोग बोलते हैं कि हमको 500 वॉट का चाहिए, 500 वॉट का चाहिए। इसका मतलब वो ग्राइंडर का जो रेटेड लोड है, जो डिज़ाइन लोड है, जो फुल लोड है, वो 500 वॉट है।
इसका मतलब आप उस पर 500 वाट का लोड डालेंगे तो वो अपनी बेहतर इफिशिएंसी पे काम करे। पर क्या हम लोग, अगर ग्राइंडर हमारा मिक्सर ग्राइंडर, मसाला पीसने वाला ग्राइंडर है, ये वो ग्राइंडर नहीं है, समझे आपको, मिक्सर ग्राइंडर जो है, क्या अगर 500 वाट का है तो क्या आप हमेशा 500 वाट का ही लोड डालते हैं उसके ऊपर? नहीं। हम लोग कहीं मान लीजिए चटनी पीसना है, कभी मिर्च पीसना है, कभी धनिया पीसना है, थोड़ा बहुत पीसना है, तो हो सकता है जो लोड पड़ता हो इस छोटी छोटी चीज़ें पीसने में वो 500 वाट ना आता हो, वो 200 वाट आता हो, 100 वाट आता हो, 150 वाट आता हो। तो ये जो लोड होगा इस मिक्सर ग्राइंडर के लिए, जो 100 वाट, 200 वाट, 150 वाट जो लोड आ रहा है, वो इस मिक्सर ग्राइंडर के लिए क्या कहलाएगा? फुल लोड की पार्ट लोड? पार्ट लोड कहलाएगा, फुल लोड नहीं कहलाएगा, पार्ट लोड कहलाएगा। अच्छा, और अगर मिक्सर ग्राइंडर 500 वाट का डिजाइन है और हम 500 वाट ही लोड डाल दें तो वो फुल लोड हो जाएगा। और कभी कदार आपने देखा होगा, हम मिक्सर ग्राइंडर में मान लीजिए कोई दाल पीस रहे हैं, गीली दाल उड़द की, और भी कुछ, मतलब मूंग की दाल को भिगो के रखा है, उसको पीसने के लिए भर देते हैं, और भर के जैसे चलाते हैं तो कुछ देर तो चलता है, उसके बाद जो थिकनेस होती है, जो विस्कोसिटी होती है उस लेप की, दाल, पिसे हुए दाल की, तो उसके कारण ब्लेड्स जाम हो जाते हैं और वो घूम 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 की आवाज़ आती है, एक हमिंग साउंड आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस मसाले को टर्न करने के लिए, घुमाने के लिए, पीसने के लिए इतने पावर की आवश्यकता है, हमारा मशीन उतना दे ही नहीं पा रहा है। 500 वाट की मशीन है, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा और दे दे, 500 दे दे, 510 दे दे, 550 दे दे, लेकिन थोड़ा थोड़ी दे देगी। अब 900 वाट की रिक्वायरमेंट होगी, मशीन 500 वाट की है, तो मशीन चलेगी? नहीं चलेगी, घूम घूम करेगी, मतलब मशीन ओवरलोडेड है, मशीन ओवरलोड हो गई। तो आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, इससे आपको एक निष्कर्ष और मिल रहा होगा कि नॉर्मली हम लोग मसाला वगैरह पीसते हैं, उसको देखा जाए तो इसका मतलब क्या, मशीन भली 500 वाट के लिए बनी है, लेकिन नॉर्मली इस पर लोड हमेशा क्या रहता होगा? पार्ट लोड ही रहता होगा, शायद ही कभी फुल लोड आता होगा। ठीक है, तो अभी हम उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, चलो अब हमने भी क्या बताया, फुल लोड, पार्ट लोड, ओवरलोड। तो आपने फुल लोड, पार्ट लोड, ओवरलोड समझ गए तो अच्छी बात है। फुल लोड का ये मतलब कतई मत निकालिएगा कि फुल लोड वो लोड होता है जो मशीन पर अधिकतम डाला जा सकता है, उसके बाद नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। फुल लोड वो लोड होता है पर मशीन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। ठीक है, उसकी डिजाइंड परफॉर्म, मतलब डिजाइन लोड है। फुल लोड को और क्या नाम देते हैं? फुल लोड, डिजाइंड लोड, रेटेड लोड। ठीक है, ये सब नाम देते हैं। और पार्ट लोड क्या है? पार्ट लोड है जो फुल लोड से कम हो, और फुल लोड ज़्यादा दे दो तो ओवरलोड। तो शब्दों की थोड़ा जानकारी थी, वो मैंने आपको दी, इसका ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, इतना आपको मालूम पड़ गया। अब बात करते हैं इफिशिएंसी के बारे में। तो जो ये है फुल लोड, पार्ट लोड, तो हम फुल लोड इफिशिएंसी की बात करते हैं, पार्ट लोड इफिशिएंसी की बात करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया फुल लोड वो लोड होता है जिस पर इफिशिएंसी सबसे अधिकतम हो। तो इसका मतलब फुल लोड इफिशिएंसी की जब भी बात होगी, फुल लोड इफिशिएंसी मतलब फुल लोड पे इफिशिएंसी, तो किसी भी टरबाइन, कोई भी टरबाइन हो, पेल्टन, फ्रांसिस, कप्लान, प्रॉपलर, कुछ भी हो, जब भी उसकी फुल लोड पर इफिशिएंसी निकालोगे तो वो उस टरबाइन की सबसे मैक्सिमम इफिशिएंसी होगी कि बीच वाली या न्यूनतम? सबसे अधिकतम होगी। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया फुल लोड वो लोड होता है इस पर टरबाइन की या किसी मशीन की इफिशिएंसी सबसे बेहतर होती है। इसका मतलब अगर फुल लोड इफिशिएंसी कौन सी इफिशिएंसी होगी? इसी टरबाइन की मैक्सिमम इफिशिएंसी। और पार्ट लोड इफिशिएंसी क्या होगी? पार्ट लोड पर मशीन की परफॉर्मेंस। और इसका मान पार्ट लोड पर मशीन की परफॉर्मेंस, फुल लोड इफिशिएंसी, पार्ट लोड की इफिशिएंसी जो होगी फुल लोड इफिशिएंसी से कम होगी। अब जरा देखते हैं ग्राफ से, जरा ग्राफ देखा जाए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है लोड, देखिए यहाँ पर है इफिशिएंसी लिखी हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लोड। ये 100% लोड का मतलब होता है फुल लोड। 100% लोड का मतलब है फुल लोड, देखो इसे लिखा हुआ है, इसको फुल लोड। ठीक है, 100% से ऊपर गए तो ओवरलोड, 100% से नीचे है तो पार्ट लोड। और ये एक्सिस पे है क्या? परसेंटेज ऑफ लोड। जो लोड डाल रहे हैं वो कितना परसेंट है? 100% है, 120% है, कि 20% है, कि 10% है? तो परसेंटेज ऑफ लोड। ठीक है, ये ब्रोकन लाइन है क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा नहीं बनाया हूँ, 10% दिखाया, 20% दिखाया, डायरेक्ट 100% दिखा दिया हूँ।
बीच में एकदम स्केल में नहीं बना हुआ, तो ब्रोकन लाइन का सिंबल है ये, आप जानते हैं। इधर क्या है, इफिशिएंसीज है। अब जब मैंने इफिशिएंसीज को ड्रॉ किया तो मैंने पाया कि जो ये फुल लोड वाली लाइन है, जो फुल लोड वाली लाइन है, अगर मैं इसको खींचूं और पेल्टन वाली लाइन को आगे बढ़ाऊं, देखो मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक पेन ले लेता हूं, पेल्टन वाली लाइन को आगे बढ़ाता हूं, पेल्टन यहां काटता है, फ्रांसिस कपलान और प्रॉपलर यहां काटता है, और फ्रांसिस, थोड़ा सा फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है सर। फुल लोड के बाद इधर क्या होगा मुझे पता है, पर एग्जाम में नहीं आता इसलिए मैं नहीं बनाया हूं। सही मायने में सारे कर्व घटेंगे, नीचे की ओर आएंगे, मतलब एफिशिएंसी घटेगी, और स्वाभाविक बात है, फुल लोड वो लोड इस पर एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, तो पार्ट लोड और ओवरलोड पे क्या होगी, फिर कम हो जाएगी। अब देखो, अगर आप ग्राफ्स को देखिए तो ये फ्रांसिस का कर्व है, फ्रांसिस का कर्व को अगर ध्यान से देखिए, फ्रांसिस वाला कर्व जो है ऐसे गया है, ठीक। और पेल्टन को देखिए, पेल्टन ऐसे गया है, प्रोपेलर को देखिए, प्रोपेलर ऐसे गया है, कपलान को देखिए, कपलान ऐसे गया है, ठीक। अब देखिए, अगर आप देखेंगे सभी की एफिशिएंसी पार्ट लोड होने पर वैरी कर रही है, घट रही है, घट ही रही है, बढ़ नहीं रही, घट ही रही है, देखो। लेकिन अगर मैं फुल लोड पे बात करूं तो फुल लोड पर किसकी एफिशिएंसी, कौन सी टरबाइन सबसे अधिक है? आप बोलोगे सर फ्रांसिस की। कितनी है? 94। सर आपने 94 क्यों लिखा? 95 लिख दो, लिख लो 95, हमें क्या दिक्कत। ऑलमोस्ट 94-95% के आसपास आती है फ्रांसिस टरबाइन की फुल लोड एफिशिएंसी। तो मैंने 94 किताब में लिखा, तो मैंने भी 94 छाप दिया। आपको ना अच्छा लगे तो आप 95 याद रखो, कोई बात नहीं। 85 में 5 जोड़ो 90, 90 में 5 जोड़ो 95, याद करने में आसानी रहती है, 5-5 का अंतर। अब देखो, तो फ्रांसिस की फुल लोड सबसे अच्छी, और उसके बाद कपलान और प्रोपेलर, कपलान और प्रोपेलर की फुल लोड एफिशिएंसी देखो, दोनों कर्व मर्ज कर रहे हैं एक ही यहाँ पे। कपलान और प्रोपेलर की फुल लोड एफिशिएंसी 90%। सबसे कम फुल लोड एफिशिएंसी किसकी है? पेल्टन की 85। तो अगर आपसे एग्जामिनर वैल्यूज पूछे, तो एग्जाम पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो बताओ सबसे अधिक एफिशिएंसी किसकी होती है, तो आप कंफ्यूज जाएंगे। सबसे अधिक एफिशिएंसी, सर ने 2 एफिशिएंसी पढ़ाई है, फुल लोड, पार्ट लोड। जब कुछ ना बोला जाए तो एग्जामिनर ये अर्थ निकाला जाता है कि एग्जामिनर फुल लोड एफिशिएंसी की बात कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब फुल लोड एफिशिएंसी की बात कर रहा है। और आपसे मैं पूछूं कि सबसे अधिक फुल लोड, सबसे अधिक एफिशिएंसी किसकी होती है, मतलब फुल लोड, आप बोलोगे फ्रांसिस की। अगला पूछ सकता है एक सवाल और, कितनी होती है? अधिक तो होती है, पर कितनी होती है? तो आप बोलोगे 95% के आसपास, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। फिर अगला सवाल हो सकता है, कोई नाम देख बोले पेल्टन टरबाइन की एफिशिएंसी कितनी होती है, कपलान की कितनी होती है, तो आप 85-90 बोल देंगे। और एक सवाल बनता है क्रम का, कि बताइए इनको एफिशिएंसी की बढ़ते हुए क्रम से चाहिए, इनको एफिशिएंसी घटते हुए क्रम से चाहिए। एफिशिएंसी मतलब फुल लोड एफिशिएंसी। तो आप देखो, ये है फुल लोड का क्रम मैंने लिख रखा है। सबसे अधिक एफिशिएंसी किसकी थी? आपकी फ्रांसिस, मैंने 95 ही लिख दिया। फिर कपलान की कितनी थी? 90। प्रोपेलर की भी कितनी है? 90। पेल्टन कितनी है? 85। याद करना आसान है, पेल्टन की याद है तो याद रखिए 5 जोड़ देंगे तो इन दोनों की आ जाएगी, कपलान और प्रोपेलर की। दोनों में क्या अंतर है? ये एडजस्टेबल ब्लेड वाला है, ये फिक्स ब्लेड वाला है। और फ्रांसिस कितना होगा? इसमें 5 जोड़ दीजिए, 95। याद हो गया आपको, सबसे ज़्यादा फुल लोड एफिशिएंसी फ्रांसिस की, के बाद कौन आएगा नीचे? कपलान एंड प्रोपेलर, के बाद सबसे कम किसका होगा? पेल्टन का। आपको यही 4 टरबाइन पढ़ना है, इसके अलावा दुनिया भर में और टरबाइन वो सब नहीं पढ़नी है, हाँ आती नहीं है। अब ठीक सर, इतनी बात आपने बताई, पार्ट लोड की बात कर लेते। पार्ट लोड में देखिए, जैसे जैसे लोड घट रहा है किसकी एफिशिएंसी चेंज हो रही ज़्यादा, तो पार्ट लोड एफिशिएंसी किसकी अच्छी मानी जाएगी? पार्ट लोड एफिशिएंसी उस टरबाइन की अच्छी मानी जाएगी जिसमें वेरिएशन कम होगा। इतना कम वेरिएशन, पार्ट लोड एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा, पार्ट लोड एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा। पार्ट लोड एफिशिएंसी को वैल्यूज में डिफाइन नहीं करते हैं यहाँ पे। वेरिएशन देखिए, अगर किसी टरबाइन की एफिशिएंसी में लोड के घटने के साथ वेरिएशन कम है, मतलब उसकी पार्ट लोड एफिशिएंसी ज़्यादा है, और अगर वेरिएशन ज़्यादा है तो पार्ट लोड एफिशिएंसी कम है। देखो, अब अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, तो आप देख पाओगे सबसे ज़्यादा वेरिएशन किसका है? आप देखोगे प्रोपेलर का। जैसे ही पार्ट लोड शुरू हुआ, जैसे ही लोड घटना शुरू हुआ, फुल लोड से कम आए,
एफिशिएंसी बहुत तेज से घटी, जरा भी फ्लैट कर्व नहीं, तुरंत ड्रॉपिंग, तुरंत नीचे जा रही है। इसका मतलब सबसे खराब पार्ट लोड एफिशिएंसी किसकी है? प्रोपेलर की। आपको मैंने बताया था कि प्रोपेलर की फुल लोड एफिशिएंसी तो अच्छी है, पर पार्ट लोड एफिशिएंसी खराब है। कहीं अगर लिखा मिल जाए कि प्रोपेलर की फुल लोड एफिशिएंसी अच्छी होती है तो परंतु पार्ट लोड एफिशिएंसी खराब होती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। कप्लान। अब अच्छा, इसके बाद किसकी एफिशिएंसी है जो इससे अच्छी ठीक ठाक है पार्ट लोड में? आप देखो फ्रांसिस। फ्रांसिस कुछ देर तक तो हॉरिजॉन्टल ऑलमोस्ट रहा, लेकिन फिर गिरना शुरू हो गया। इसके बाद कौन है? पेल्टन। पेल्टन काफी दूर तक हॉरिजॉन्टल था, फिर गिरना शुरू हुआ। सबसे अच्छी किसकी है? कप्लान। कप्लान में ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। कब तक? लगभग 20% लोड तक हॉरिजॉन्टल था, उसके बाद जाकर गिरना शुरू हुआ। तो सबसे कम वेरिएशन किस टरबाइन में दिख रहा है लोड के साथ? कप्लान में। सबसे अच्छी पार्ट लोड एफिशिएंसी किसकी? कप्लान की। कप्लान के बाद कौन? पेल्टन। कप्लान के बाद प्रोपेलर नहीं, पेल्टन। और उसके बाद कौन? फ्रांसिस। के बाद कौन सबसे खराब पार्ट लोड में? प्रोपेलर। तो हम पार्ट लोड का भी क्रम पढ़ लेते हैं। तो लिखा है एट पार्ट लोड एफिशिएंसी कप्लान। कप्लान की पार्ट लोड एफिशिएंसी सबसे अच्छी है। कप्लान देख रहे होंगे आप, जो भी एफिशिएंसी है 90%, वो 100% लोड से लेकर 20% लोड तक ऑलमोस्ट बनाया हुआ है। 90% एफिशिएंसी है, 20% लोड हो चाहे 100% लोड हो, ऑलमोस्ट एफिशिएंसी 90% ही बनी है। मतलब एफिशिएंसी में कुछ खास वेरिएशन नहीं हो रहा इस रेंज में, बड़े रेंज में कोई खास वेरिएशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब सबसे अच्छी पार्ट लोड एफिशिएंसी इसकी है? कप्लान की। देखो यहाँ पे, तो कप्लान की पार्ट लोड एफिशिएंसी अच्छी। उसके बाद कौन? पेल्टन। उसके बाद फ्रांसिस। उसके बाद प्रोपेलर। ये क्रम भी एग्जाम में पूछा गया। एग्जाम में एक बार पूछा गया कि इन चारों का नाम दे दिया था और पूछा था इनमें से कौन सी दो जो हैं जिनकी पार्ट लोड एफिशिएंसी अच्छी है, तो आंसर था ये और ये। ठीक है, सवाल बनाने वाले का दिमाग वो सरदर्द है, कैसे सवाल बनाएगा। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, समझा दिया, सवाल बनाएगा एग्जामिनर और आपको इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर सवाल को सॉल्व कर लेना, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की फुल लोड एफिशिएंसी और पार्ट लोड एफिशिएंसी की। इतनी बात समझ में आई आपको? क्यों जी, आ गई होगी हमारे ख्याल से। ठीक, अब देखिए बात करते हैं आगे। अब इस कर्व का और कोई मतलब नहीं है, इतना ही जानकारी आपको चाहिए थी। इस कर्व से दो सवाल बन सकते थे, वो मैंने लिख दिए। और इंटरव्यू में क्या सवाल बन सकते थे? ये वैल्यूज। ठीक है, और इंटरव्यू में और क्या सवाल बन सकता है कि पार्ट लोड एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं, फुल लोड एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं, फुल लोड से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा पार्ट लोड एफिशिएंसी का मतलब क्या है। इसमें लोड के घटने के साथ वेरिएशन कम से कम होगा, उसकी पार्ट लोड एफिशिएंसी अच्छी होगी। इसमें वेरिएशन ज़्यादा, उसमें उसकी पार्ट लोड एफिशिएंसी कम। फुल लोड एफिशिएंसी का मतलब वो एफिशिएंसी जो फुल लोड एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी एट फुल लोड। और फुल लोड क्या होता है? वो लोड जिस पर एफिशिएंसी क्या होती है? मैक्सिमम। इस पर परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होता है, वो लोड होता है फुल लोड। आप इतनी बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग मॉडल रिलेशनशिप या लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ध्यान दो क्या लिखा है, मॉडल रिलेशनशिप या लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो वो होता क्या है, मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं, मानना क्या वो तो है ही है। ठीक है, आप एक इंजीनियर हैं और मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई XYZ कंपनी है, और सरकार की तरफ से इसको ऑर्डर मिल चुका है, पास हो गया है कि आप बनाइए हाइड्रो टरबाइन, हाइड्रो पावर प्लांट एस्टैब्लिश कीजिए। और आप वहाँ के मेन इंजीनियर हैं और आपको अब निर्णय लेना है कि कौन सी टरबाइन बनाई जाए। एक निर्णय ही हो सकता है। चलो मान लो वो निर्णय भी हो गया, कौन सी टरबाइन बनाना है वो निर्णय हो गया। मान लो जी जो स्थिति है वहाँ पे, जो कंडीशंस हैं के हिसाब से मान लीजिए आपको कप्लान टरबाइन बनानी है। क्या लगानी है? कप्लान। जो स्थिति है, आपको कप्लान ही क्यों ले रहे हो सर, पेल्टन ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मान लो जो स्थिति है उसके हिसाब से निर्णय ये हुआ है कि कप्लान टरबाइन लगनी है। ठीक है सर, मान लो 500 मेगावाट का प्लांट बनाना था आपको, 500 मेगावाट का प्लांट बनाना था, ये था 500 मेगावाट का प्लांट बनाना है। ठीक, तो मैं एक इमेजिनरी डेटा ले रहा हूँ। आप ये मत कहना कि सर 500 मेगावाट का प्लांट कहाँ है बताओ, मुझे खुद नहीं मालूम। मैं एकदम ये सब रट के नहीं बैठा हूँ, मैं बस आपको इंजीनियरिंग सिखा रहा हूँ।
मान लो 500 मेगावाट का प्लांट है, तो मेरा सवाल ये है कि 500 मेगावाट का प्लांट है तो आप क्या करेंगे। दो ऑप्शन है हमारे पास। मान लीजिए आप 500 मेगावाट की एक यूनिट बना देंगे, एक यूनिट मतलब एक टरबाइन बनाएंगे, एक का प्लांट टरबाइन। ये हो सकता है कि हमने एक टरबाइन बनाई 500 मेगावाट डेवलप करने के लिए, और एक तरीका है मैंने 100 मेगावाट की क्या की 5 यूनिट बना दी, मतलब 5 का प्लांट टरबाइन बनाई 100 मेगावाट की, और पांचों को स्टार्ट कर देंगे तो 500 मेगावाट हो जाएगा, क्योंकि 500 मेगावाट कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि 500 मेगावाट की एक यूनिट बनानी चाहिए या 100 मेगावाट की 5 यूनिट। आप बताओ पहले, मतलब आप क्या बताओ, आप तो क्लास में हो ही नहीं, मैं बताता हूं, ठीक है। सही है ये, इसको प्रिफर करेंगे हम लोग, इसको प्रिफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताता हूं, मैं आपको आंसर देता हूं। हमेशा जो भी आपको प्लांट बनाना है उसको कोशिश कीजिए कि उस प्लांट में केवल एक यूनिट ना रहे, कई यूनिट रहे, ताकि अगर किसी एक यूनिट में कोई इंस्पेक्शन हो तो जो लोड है या जो जनरेशन है वो इकट्ठा जीरो ना होने पाए। मालूम पड़ा आपने एक ही टरबाइन बनाई है, उसमें कोई खराबी आ गई, बंद, प्रोडक्शन कितना, जीरो। उसका इंस्पेक्शन होना, मेंटेनेंस होना, प्रोडक्शन जीरो। एक और बात, अभी आपने, चलो ये तो कप्लान टरबाइन एग्जांपल है, मान लो कप्लान ना होता, मान लो ये आपका प्रोपेलर टरबाइन होती, या सॉरी पेल्टन होती मान लो, या फ्रांसिस होती, कुछ भी हो सकती है, कोई हो सकती है। तो आपने देखा है हर टरबाइन की एफिशिएंसी वैरी होती है लोड के साथ, और अगर प्लांट 500 मेगावाट का डेवलप होना तो यही इसका फुल लोड है, यही इसका फुल लोड है, ठीक है। आप मान लो ये बने, आपने किया 500 मेगावाट की एक टरबाइन बनाई, 500 मेगावाट की एक टरबाइन, ठीक। अब बताओ क्या आपने प्लांट 500 मेगावाट का डेवलप किया है तो क्या लोड हमेशा प्लांट पे 500 मेगावाट का आएगा, ऐसी गारंटी है क्या? नहीं, लोड चेंज होता है। सर कैसे चेंज होता है? इवन 24 घंटे में लोड हर समय बराबर नहीं रहता। सुबह के समय हम लोग ज़्यादा अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, सभी घरों में पंप शुरू हो जाता है, लोग कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, गीज़र, अगर ठंड का मौसम है तो गीज़र चल रहा होता है, ठीक है। तो आप देखो कि लोड दिन भर में वैरी करता है। तो इस तरह डेली जो लोड वेरिएशन है वो तो हाई है, और सीजन टू सीजन भी वेरिएशन वैरी होता है, सीजन टू सीजन भी लोड वैरी करता है। ठंडी के दिनों में लोड कम होता है, गर्मी के दिनों में लोड ज़्यादा होता है। गर्मी में लोग ज़्यादा चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फैन चलाते हैं, बहुत सारा लोड बढ़ जाता है। ठंड में उतना ज़रूरत नहीं होती, लोग ने कपड़ा पहन लिया, आग जला लिया, आग सेक रहे हैं, बिजली की उतनी खपत नहीं होती। तो डे टू डे एंड सीजन टू सीजन लोड वैरी होता रहता है। हमने 500 मेगावाट का प्लांट एस्टैब्लिश किया है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस प्लांट से 500 मेगावाट बिजली लूँ ही या 500 मेगावाट बिजली कंज्यूम ही करूँ, नहीं करूँगा। मान लीजिए प्लांट भले 500 मेगावाट का है, प्लांट कह रहा है कि मैं 500 मेगावाट तक बिजली आपको दे सकता हूँ जब भी आप मांगेंगे, लेकिन मान लीजिए जो सीज़न चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, जो दिन है, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट कितनी है, मान लीजिए 100 मेगावाट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 मेगावाट की। अब आप बताइए, आपने एक टरबाइन लगाई 500 मेगावाट की, ये 500 मेगावाट पैदा करेगा जब ये फुल लोड पे चलेगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 मेगावाट। तो भले टरबाइन 500 मेगावाट की है, 500 मेगावाट डेवलप करने के लिए बनी है, लेकिन ये जब रिक्वायरमेंट 100 की है तो ये 100 ही पैदा करना होगा इसको। जब 100 मेगावाट पैदा करेगा, बताओ ये फुल लोड पे चल रहा है कि अपने पार्ट लोड पर? 500 मेगावाट इसका फुल लोड है, 100 मेगावाट इसका क्या होगा, पार्ट लोड। और 100 मेगावाट क्या होगा इसका, 20%। आपको ऐसा 20% लोड तक तो एफिशिएंसी मेंटेन रहती है कप्लान की। हमने कप्लान की रहती है ना, मान लो कप्लान नहीं, ये फ्रांसिस है, टरबाइन कौन फ्रांसिस है, फ्रांसिस है, तब ये 100 मेगावाट 500 के हिसाब से 100 मेगावाट कितना होगा, 20% होगा ना। 500 के हिसाब से 100 मेगावाट क्या होगा, 20%। तो बताओ अगर ये फ्रांसिस टरबाइन है
और आपने लोड को 20% पर ला दिया है, तो इफिशिएंसी 95 जो थी फ्रांसिस की 95 रहेगी, घट जाएगी, घट जाएगी, माला बिगड़ जाएगा। वही अगर आपने ये काम किया हो, आपने क्या किया होता, 100 मेगावाट की 5 यूनिट लगाई होती। मान लीजिए 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। अगर आपको 500 मेगावाट चाहिए, मतलब आप एक काम करो, पांचों को फुल लोड पे चला दो, सब फुल लोड पे चलेंगे, बढ़िया एफिशिएंसी देंगे। आपने कहा नहीं हमको 100 मेगावाट चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट घट गई, बिल्कुल वही जो यहाँ पे हुआ था। हमने कहा एक काम करो, जब आपको 100 मेगावाट चाहिए तो एक काम करो, इसे कट करो, इसे भी कट करो, इसे भी कट करो, इसे भी कट करो, मतलब इनको क्लोज कर दो और इसको केवल इसको चलने दो। ये कितने मेगावाट की है, 100 मेगावाट की। इन सबको पार्ट लोड पर नहीं चलाया, मैंने बंद ही कर दिया और इसको चलाया, और कितने पे चलाया, फुल लोड पर। एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, फुल लोड वाली, बाकी बंद कर दिया। आपने कहा सर 100 मेगावाट क्यों, आप एक काम करो 200 मेगावाट मान लो। तो हम कहा 200 मेगावाट करोगे तो एक काम करेंगे, इसको भी कट नहीं करेंगे, तो जो है सॉरी, तो जो है हम फिर कट नहीं करेंगे, हम इसको भी क्या करेंगे, खोल देंगे और इन तीनों कट कर देंगे। आपने कहा सर 200 मेगावाट भी नहीं, मान लीजिए हम 150 मेगावाट चाहते हैं, तब हमने एक काम करो, इन तीनों कट कर दो, तीनों कट कर दो, इसको 75 मेगावाट इससे पैदा करवाओ, इसको इससे 75 मेगावाट पैदा करवाओ, 75 75 150। सर ये अब पार्ट लोड पे आ गए। हमने कहा देखो पार्ट लोड पे तो आए, पर ये टर्बाइंस कितने हैं, कितने वाट के लिए बनी है, 100 मेगावाट के लिए। इनका फुल लोड क्या है, इनका फुल लोड क्या है, 100 मेगावाट। पैदा कितना करवा रहे हो, 75 मेगावाट। कितना परसेंट लोड वेरिएशन हुआ है, केवल 25% का। इसका मतलब क्या, 100 मेगावाट पे था फुल लोड, चला कितने पे रहे हो, 70% पे। बताओ 100 मेगावाट फुल लोड जो है, 100% लोड जो है, उससे जब आप 75% लोड पे आओगे तो एफिशिएंसी घटेगी, पर कितनी घटेगी, कम घटेगी। आपको हम और उस वो भी नहीं घटाना चाहते, हम 75% भी नहीं और कम करना चाहते हैं। काम करो 1 2 3 4 5, आप एक काम करो, आप एक काम करो, चाहो तो पांचों को ऑन रखो और सबको लोड इस, सॉरी पांचों को मत ऑन रखो, आप एक काम करो, उन्हें वही ठीक है, चलो छोड़ो, हम और कॉम्प्लिकेटेड ना करें, चलो ठीक है ना, नहीं बात आपको। आपने देखा यहां पे कि क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर जो प्लांट स्टैब्लिश करना है, तो अगर आप प्लांट स्टैब्लिश कर रहे हैं 500 मेगावाट का, तो और 500 मेगावाट का प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए अगर आपने 500 मेगावाट की एक यूनिट बनाई, मतलब एक टरबाइन बनाई है, तो ये 500 मेगावाट फुल लोड हो जाएगा। और अगर आपने 500 मेगावाट का प्लांट बनाया है, लेकिन 500 मेगावाट के प्लांट में आपने 100 मेगावाट की 5 यूनिट बनाई है, तो अब इसके लिए तो फुल लोड 500 होगा। इसके लिए फुल लोड इस टरबाइन से, इन 5 यूनिट्स की जो टरबाइन है, 5 यूनिट जो हैं, इनके लिए फुल लोड क्या होगा, 100 मेगावाट। और आपने देखा कि अगर आप एक टरबाइन लगाते हैं, उसकी तुलना में अगर आप छोटे कम पावर की ज़्यादा टरबाइन लगाते हैं, कौन ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन देता है, ये वाला। इसका मतलब क्या, हमेशा कोशिश करिए कि कम पावर की ज़्यादा टरबाइन लगाई जाए। इससे क्या होता है, अगर मान लो एक आध टरबाइन खराब हो जाए तो लोड जीरो नहीं होगा पूरा। 5 टरबाइन है, एक बंद हो गई, 4 तो चलेंगी ना, मेंटेनेंस चल रहा है किसी एक दो का, तो 1-2 बंद होंगी मेंटेनेंस कारण, बाकी तो चलेंगी। यस, तीसरा एक फायदा और, अगर आपको फुल लोड पे नहीं पार्ट लोड पे काम करना है, तो आप यहाँ पे लोड को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि एफिशिएंसीज फुल लोड के ऑलमोस्ट आसपास ही रहें, ताकि बढ़िया परफॉर्मेंस मिले। ये बात आपने समझा, ठीक। सर आप ये बताना चाह रहे थे ही है मॉडल रिलेशनशिप, नहीं ये नहीं हुआ, मैं भूमिका बना रहा हूँ। अब इतनी बात समझ आ गई तो और बात करते हैं, चलो इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो, इसका मतलब कि मान लो 500 मेगावाट का प्लांट हमें बनाना है। प्लांट कितने का है, 500 मेगावाट का प्लांट, 500 मेगावाट प्लांट, ठीक। अब ये 500 मेगावाट का प्लांट है, तो आप 100 मेगावाट की 5 यूनिट बनाओगे, 5 यूनिट, ये हो गया। क्या क्या डिसाइड हो गया, टरबाइन डिसाइड हो गई, क्या कौन टरबाइन लगाओगे, मान लो कप्लान लगाना है, ये डिसाइड हो गया, कप्लान लगाना है। कितने टरबाइन लगानी है, 5, और कितने कितने की, 100 मेगावाट, ये डिसाइड हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है।
अब आपको मैन्युफैक्चर करना है टरबाइन, ठीक है। प्लांट कितने का ये डिसाइड हो गया, कौन सा टरबाइन लगाना ये डिसाइड हो गया, कितने मेगावाट की टरबाइन कितनी यूनिट लगनी है ये डिसाइड हो गया है। अब बात होती है मैन्युफैक्चरिंग की। अब आप इंजीनियर हैं और आपके जिम्मे है टरबाइन की मैन्युफैक्चरिंग करवाना। आप नहीं करोगे, आप करवाओगे बेसिकली, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जब करवाओगे टरबाइन की तो क्या करोगे, आपने डिसाइड कर लिया, आपने कुछ पेपर वर्क किए, कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाया, कुछ कैलकुलेशन वगैरह किया और जाके ये क्या करेंगे, 100 मेगावाट की पांचों टरबाइन बना दोगे। आप क्या करोगे, 100 मेगावाट की पांचों टरबाइन बना दोगे, ये काम करोगे, ये पहला ऑप्शन है। मैं पूछ रहा हूँ क्या करेंगे, 100 मेगावाट की 5 टरबाइन बनानी थी और आपने क्या किया, 100 मेगावाट की पांचों टरबाइन बना दी, ये काम करेंगे। तो मेरा सवाल ये है, जब आप ऐसा करेंगे 100 मेगावाट की 5 टरबाइन बना देंगे और मान लीजिए आपके कैलकुलेशन में जो परफॉर्मेंस टरबाइन की दिख रही थी, कैलकुलेशन में जो चीज़ दिखती है रियलिटी में भी वो चीज़ आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार हम लोग कॉपी किताब बहुत कैलकुलेशन करते हैं कि दिन में इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे और इतने महीने में इतना कोर्स खत्म कर देंगे और ये टॉप कर जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन में रह जाती है वो चीज़, रियलिटी में नहीं हो पाती है। रियलिटी में भी वो चीज़ आए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लंबा प्लान नहीं बनाते हैं, हम लोग छोटा प्लान बनाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, 3 महीने का प्लान बना लेते हैं, 3 महीने तक का सिलेबस, 3 महीने तक का टाइम टेबल। बेवकूफ़ हैं, नहीं हो सकता। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 महीने का बनाते हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। कुछ लोग सप्ताह भर का बनाते हैं, सप्ताह भर पढ़ेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इस टाइम टेबल को, अगर नहीं हो पाएगा तो बदल देंगे। नहीं, दिन भर का बनाइए टाइम टेबल, दिन भर का बनना चाहिए। और टाइम टेबल भी इस प्रकार बनना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, मुझे कितने घंटे पढ़ने नहीं, मुझे टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि हर टॉपिक की अलग रेंज है, अलग एक्सपर्टाइज है, हर टॉपिक अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वो अलग चीज़ मांगता है। कुछ टॉपिक ज़्यादा समय मांगते हैं, कुछ टॉपिक कम समय मांगते हैं, कुछ टॉपिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, तो आप समय डिसाइड नहीं कर सकते। आप टॉपिक डिसाइड कीजिए कि हाँ इस टॉपिक खत्म करेंगे, 2 घंटे में खत्म होगा तो ठीक, 5 घंटे में खत्म हो तो ठीक, 2 दिन में खत्म हो तो भी ठीक। और हम एक अंडरस्टैंडिंग लेवल रखते हैं कि हाँ मुझे इतना डीप जाना है। ऐसा भी नहीं कि मालूम पड़ा उस टॉपिक को खत्म करना है तो PhD करना है उस बैठ के, ठीक है, तो एक लेवल तक। तो आपने टाइम टेबल बनाया, कितने घंटे, 1 दिन का टाइम टेबल बनाया। अगर ये टाइम टेबल जो मैंने बनाया है ये फुलफिल हो गया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर फुलफिल नहीं हुआ तो कल इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर उसको ट्राई करेंगे, उसमें भी नहीं फुलफिल हुआ फिर मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। लेकिन अगर जो आपका टाइम टेबल है वो 1 दिन का है और वो फुलफिल नहीं हो पाया तो कितना लॉस हुआ, 24 घंटे का। आपने 24 घंटे बाद आपको फिर मौका मिला ना दोबारा टाइम टेबल बनाने का, उसमें मॉडिफिकेशन करने का। देखिए आप बना लेते 3 महीने टाइम टेबल और 3 महीने तक उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं और ना कर पाते तो 3 महीने बाद जाकर चेंज करते हैं। 3 महीने तक का समय बिगड़ जाता और उसके बाद जाकर आप टाइम टेबल चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, टाइम टेबल वगैरह छोटा बनाया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे है। मान लीजिए आपने 5 टरबाइन बना दी और आपका जो कैलकुलेशन था उस कैलकुलेशन के साथ जो परफॉर्मेंस थी वो एक्चुअल में टरबाइन बनाने पर नहीं आई। अब क्या करोगे, क्या करोगे, 5 टरबाइन क्या करोगे, फेंक दोगे। मैं टरबाइन की कॉस्ट बता देता हूँ आपको। एक टरबाइन की ऑलमोस्ट कॉस्ट, डेटा मेरे अध्यापक ने मुझे बताया था, मैं भी आपको बता रहा हूँ। एक टरबाइन की ऑलमोस्ट कॉस्ट आएगी 300 करोड़। अभी हो सकता है गलत भी हो क्योंकि मैंने तो बनाई नहीं भैया, लेकिन मेरे अध्यापक ने एक बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में, बड़े इंस्टीट्यूट में दिल्ली के बताई थी मुझे ये बात, तो मैं भी वही बता रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो, ठीक है। मैंने अपने अध्यापक पर विश्वास किया है, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैंने कभी चेक नहीं किया क्योंकि मैंने टरबाइन बनाया नहीं है, ठीक है, जो स्पष्ट बात है। तो 300 करोड़ एक टरबाइन। अब बताओ आपने 5 टरबाइन बना ली, 1500 करोड़ हो गया। 300 करोड़ 3 5 1500, 1500 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट करवा दिए कंपनी के और बाद में आप बताते हो साहब जो परफॉर्मेंस हम सोचे थे वो आ नहीं पा रही है। एक काम करते हैं, इन टरबाइन को डिस्कार्ड करते हैं और नई टरबाइन बनाते हैं। 1500 करोड़ आपका पानी में चला गया, क्या कंपनी आपको छोड़ेगी? आपको लगता है नहीं। तो फिर आप क्या करोगे? आपको एक काम करते हैं सर, इन टरबाइंस में फेंको मत, इसको बर्बाद बेकार मत करो इसको। मैं जो परफॉर्मेंस हमने सोची थी वो नहीं आ रही ना, नहीं, एक काम करो इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लो, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लो। इस प्रकार से मॉडिफिकेशन करो इन टरबाइंस की बनावट में, सब कुछ में, ताकि परफॉर्मेंस अच्छी आना शुरू हो। हम एक कहेंगे, मैं एक पूछूंगा आपसे, इतनी बड़ी बड़ी टरबाइंस हैं, क्या आपको लगता है कि इनमें बनने के बाद इनमें चेंजेस लाना
आसान होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप घर बनवा रहे हैं, अगर आपने घर बनवाया और घर बनवाने के बाद लगा अरे यार वो जिस तरह मैं बनवाना चाहता उस तरह से नहीं बना, अब मज़ा नहीं आ रहा है, आओ चेंज कर लेते। कितना चेंज कर सकते हो? थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। और उसमें भी क्या होता है, कई बार चेंज करवाने में और बिगड़ जाता है। तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग जो चाहते हो पहले उसका नक्शा या मॉडल बनवाते हैं और मॉडल बनने के बाद देखते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो हम उस मॉडल में परिवर्तन करते हैं, ना कि एक्चुअल प्रोडक्ट को बना के उसमें। इससे क्या फायदा होगा? आपने एक्चुअल प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, आपने क्या बनाया? पहले मॉडल बनाया और मॉडल में को देखा, अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है तो ठीक, नहीं मिल रही है तो आप मॉडल में परिवर्तन कर देंगे। मॉडल में परिवर्तन करना एक्चुअल प्रोडक्ट में परिवर्तन करने की तुलना में आसान होता है और सस्ता भी पड़ता है। और मॉडल में परिवर्तन करके आपने फिर टेस्टिंग की, मॉडल पे देखा हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही कि नहीं आ रही। मान लो नहीं आई तो फिर परिवर्तन करेंगे, कई बार परिवर्तन करेंगे, क्योंकि मॉडल तो केवल बना ही है टेस्टिंग करने के लिए। हम तब तक उस पर टेस्टिंग करते रहेंगे और परिवर्तन करते रहेंगे जब तक कि हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिलने लगे। और जब एक बार हमको परिवर्तन करते करते डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे, हम क्या करेंगे? मॉडल को किनारे करेंगे और मॉडल की तर्ज पर क्या बना लेंगे? अपना एक्चुअल प्रोडक्ट। तो एक चीज आपने सुना मॉडल, आपने क्या सुना? मॉडल। आप जान ही रहे हो मॉडल वर्ड क्या होता है, ठीक है? और इस तर्ज के पे बनेगा एक्चुअल प्रोडक्ट। मॉडल की तर्ज पर जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप। बस नाम सुन लीजिए, प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप एक्चुअल प्रोडक्ट होता है। प्रोटोटाइप क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्ट जो आपको बनाना है, एक्चुअल टरबाइन वगैरह जो बनाना है आपको। अब मॉडल क्या होता है? मॉडल जो होता है इस प्रोटोटाइप का नकल होता है, ठीक है? हम लोग इसमें फेरबदल करते हैं, टेस्टिंग करते हैं तब तक जब तक कि डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिलने लगे। और अगर इस पर डिजायर्ड रिजल्ट मिलना शुरू हो गए तो इसकी तर्ज पर जो प्रोटोटाइप बनेगा, जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा, उसमें भी वही रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब हमारा जो एक्चुअल टरबाइन बनेगी इस रिजल्ट मॉडल एनालिसिस के बाद जो एक्चुअल टरबाइन बनेगी वो हमारा डिजायर्ड परफॉर्मेंस देगी। इससे क्या होगा? हम जो टरबाइन बनाएंगे मॉडल एनालिसिस के बाद, वो क्या होगी? उस टरबाइन को बनाने में जो पैसा लगे वो बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो टरबाइन बनी है मॉडल एनालिसिस के बाद बनी है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो भी परिवर्तन वगैरह करना था आपने मॉडल में कर रखा है। और मॉडल में परिवर्तन किया, टेस्टिंग किया, परिवर्तन किया, टेस्टिंग किया, तब तक करते रहते जब तक कि डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिलने लगे, डिजायर्ड परफॉर्मेंस ना मिलने लगे। इसका मतलब जो भी परिवर्तन करने की संभावना थी वो मैंने इसके लिए रख रखी, मॉडल के लिए। मॉडल सस्ता होगा नो डाउट प्रोटोटाइप से। ऑलमोस्ट हमारे जो अध्यापक थे उन्होंने बोला था मॉडल की कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास आती है, 3 करोड़ के आसपास आती है अगर एक टरबाइन बढ़िया बना रहे हैं तो आप। तो 300 करोड़ की तुलना में 3 करोड़, अगर 3 करोड़ बड़ा डेटा लग रहा है तो आप उसे और छोटा कर लो। लेकिन एक बात तय है ना कि इसकी तुलना में, जो प्रोटोटाइप की तुलना में मॉडल आपका छोटा होगा। एक बात, सर हमेशा छोटा होगा? नहीं। तो मॉडल का पर्पस क्या होता? मेरा एक सवाल है, क्या मॉडल हमेशा प्रोटोटाइप से छोटे होंगे? मेरा प्रश्न है मॉडल का पर्पस क्या है? मॉडल का पर्पस है टेस्टिंग करना, स्टडी करना। तो मॉडल का पर्पस अगर टेस्टिंग एंड स्टडी है तो वो छोटा होना चाहिए बड़ा, डिपेंड करता है एक्चुअल प्रोटोटाइप पे। अब एग्जांपल मान लीजिए आप कोई बहुत छोटा कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट है, ह्यूमन आई। अब मनुष्य की आंख का आप अध्ययन करना चाहते हैं तो उसका जो मॉडल बनाएंगे वो मनुष्य की आंख से भी छोटा बनाएंगे। और अगर मनुष्य की आंख से भी छोटा बनाएंगे तो उसका अध्ययन करना आसान होगा कि मुश्किल होगा? दिखेगा ही नहीं किसी और को। तो हम क्या करेंगे? मनुष्य की आंख का अगर मॉडल बनाना है, मॉडल बड़ा बनाएंगे ताकि उसमें टेस्टिंग करना, स्टडी करना आसान हो, रिजल्ट्स निकालना आसान हो। तो अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्ट बहुत छोटा है तो मॉडल तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा होगा। और अगर मान लो एक्चुअल प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, मान लीजिए हम बना रहे हैं कोई डैम, बांध बना रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं,
रेलगाड़ी, ट्रेन चला रहे हैं, ट्रेन का स्ट्रक्चर है। अब बताइए, अगर एक्चुअल प्रोडक्ट बड़ा होगा तो मॉडल क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि मॉडल सिर्फ मॉडल का साइज इतना होना चाहिए कि उसको स्टडी करना आसान हो। ठीक है, प्रोटोटाइप अगर आपका छोटा है तो मॉडल उसकी तुलना में बड़ा होगा, और प्रोटोटाइप अगर बहुत बड़ा है तो मॉडल उसकी तुलना में छोटा होगा। सामान्यतः एक गलतफहमी होती है स्टूडेंट्स को कि मॉडल हमेशा प्रोटोटाइप से छोटा होगा, तो ऐसा नहीं है, छोटा नहीं, वो छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, बस इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें स्टडी की जा सके। अगर एक्चुअल प्रोडक्ट बहुत छोटा है तो हम मॉडल बड़ा बनाएंगे, और एक्चुअल प्रोडक्ट बहुत बड़ा है तो मॉडल छोटा बनाएंगे। मॉडल का साइज ऐसा रहेगा कि स्टडी करना आसान हो। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? आपने मॉडल मतलब समझा, प्रोटोटाइप मतलब समझा, और आपने एक बात समझा कि 100 मेगावाट की 5 टरबाइन नहीं बनाएंगे पहले, और ना ही 100 मेगावाट की एक टरबाइन बनाएंगे। टरबाइन पहले बनाएंगे ही नहीं, पहले जो टरबाइन बनानी उसका मॉडल बनाएंगे, मॉडल पर टेस्टिंग करेंगे, रिजल्ट्स निकालेंगे, तब तक टेस्टिंग करते रहेंगे, रिजल्ट्स निकालते रहेंगे और चेंजेस करते रहेंगे मॉडल में, जब तक कि रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी ना मिले। और जब रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी मिलना शुरू हो जाएगा तो हम इस मॉडल की तर्ज पे क्या बनाएंगे, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट जो बनाना है, जिसका ये मॉडल है। ठीक है, और फिर क्या होगा, जब आप मॉडल पर टेस्टिंग वेस्टिंग करने के बाद जब बनाएंगे तो फिर इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमें क्या होगा, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा इस टरबाइन को बनाने में, इस प्रोटोटाइप को बनाने में, वो बर्बाद नहीं जाएगा, वो यूज होगा, क्योंकि उसको चेंज नहीं करना है। अब मेरी बात समझ पाए? तो तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है कि जब भी आपको कोई प्रोटोटाइप बनाना हो, कोई एक्चुअल प्रोडक्ट बनाना हो, तो उसको पहले ना बनाएं, पहले उसका मॉडल बनाएं। मॉडल बनाएं, उस पर टेस्टिंग करें, टेस्टिंग करने के बाद मॉडल बनाएं, उस पर टेस्टिंग करें, टेस्टिंग करने के बाद कुछ रिजल्ट्स निकालें। मॉडल बनाने के बाद जब टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करने के बाद रिजल्ट निकालेंगे, उसे बोलते हैं मॉडल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? मॉडल एनालिसिस, मॉडल का विश्लेषण। ठीक है, एनालिसिस जब भी करते हैं तो उसका मतलब होता है आप उसकी मदद से कुछ जानकारी निकाल रहे हैं। मॉडल एनालिसिस का मतलब आपने मॉडल एनालिसिस की। अब जब इस मॉडल एनालिसिस कर लिया, तो जब मॉडल एनालिसिस करोगे तो इस एनालिसिस के दौरान कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, कुछ फार्मूले निकलेंगे, कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, कुछ फार्मूले निकलेंगे, या कुछ रिलेशंस निकलेंगे, कुछ संबंध निकलेंगे। रिलेशंस किसके? इस मॉडल की परफॉर्मेंस के और जो प्रोटोटाइप बनाना है उसकी परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर मॉडल हमारा बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है तो मॉडल की परफॉर्मेंस के तर्ज पर प्रोटोटाइप हमारा कितना परफॉर्मेंस देगा, मॉडल की साइज के आधार पर प्रोटोटाइप का साइज क्या होना चाहिए, इन दोनों के परफॉर्मेंस, इन दोनों के साइजेस में कुछ रिलेशन होना चाहिए ना। सही बात है कि नहीं? तभी तो मॉडल बनाने के बाद हम उसकी तर्ज पे प्रोटोटाइप बनाएंगे। उसकी तर्ज पे प्रोटोटाइप बनाने के लिए कुछ रिलेशन होना चाहिए मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच। तो जब मॉडल को टेस्ट बनाएंगे, टेस्टिंग करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसको बोलते हैं मॉडल एनालिसिस। और इस एनालिसिस के दौरान जो रिजल्ट्स, जो फार्मूले निकलते हैं या जो रिलेशन निकलते हैं, उसे बोलते हैं मॉडल रिजल्ट्स, मॉडल फार्मूले, या मॉडल रिलेशंस, या मॉडल रिलेशनशिप। और ये मॉडल रिलेशनशिप जो होते हैं या जो मॉडल रिजल्ट्स होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, एक्चुअली क्या है, ये फार्मूले होंगे, ये कुछ क्वांटिटीज होंगे जो बताएंगी कि इनमें और इनमें क्या संबंध होगा, क्या इन दोनों में क्या संबंध है। चलिए तो पहले पढ़ते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोटोटाइप मशीन। मॉडल रिलेशनशिप या लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है? प्रेडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस, प्रेडिक्शन करना। किसका प्रेडिक्शन? परफॉर्मेंस का। किसका परफॉर्मेंस का? प्रोटोटाइप का। किसका? प्रोटोटाइप। किसका? प्रोटोटाइप का। किसका परफॉर्मेंस? प्रोटोटाइप का, प्रोटोटाइप मशीन का। कहां से पता करेंगे? प्रेडिक्शन करेंगे परफॉर्मेंस का। प्रेडिक्शन करना है मतलब बताना है किसका? परफॉर्मेंस का। किसके परफॉर्मेंस का? प्रोटोटाइप मशीन का। पर किसकी सहायता से? इसके परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना पर किसकी सहायता से? मॉडल की सहायता से। फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। कौन से रिजल्ट्स? जो एक्सपेरिमेंट से आए हैं। किस पर एक्सपेरिमेंट से? मॉडल्स पर। मॉडल्स पे जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उससे जो रिजल्ट्स आए हैं, मॉडल्स पे जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उससे जो रिजल्ट्स आए हैं, इनकी सहायता से इसकी प्रोटोटाइप की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना ही कहलाता है मॉडल एनालिसिस। है मॉडल एनालिसिस। एंड रिलेशनशिप डेवलप्ड बिटवीन प्रोटोटाइप एंड इट्स मॉडल कॉल्ड मॉडल। तो आपको मैंने क्या बताया कि प्रोटोटाइप की जो परफॉर्मेंस होगी उसको
प्रेडिक्ट करने के लिए मॉडल पे कुछ टेस्टिंग की जाएगी, कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे और उसका कदम पे कुछ फार्मूले डेवलप होंगे और उसका सहारा लेके हम प्रोटोटाइप की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर देंगे। और ये सारी प्रक्रिया कहलाती है मॉडल एनालिसिस। और ये मॉडल एनालिसिस के लिए जिन रिजल्ट, जिन रिलेशन, जिन फार्मूले का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं मॉडल रिलेशनशिप या मॉडल फार्मूले या मॉडल रिलेशंस। ठीक है, अब सर कौन से रिलेशंस हैं, कौन से फार्मूले हैं, कौन से रिजल्ट्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो ये है। देखो, पहला है फ्लो कॉफिशिएंट। ध्यान दो, ये टर्म कहां से आया ये इंपॉर्टेंट नहीं, पर आप समझिए। ये कहा गया कि मॉडल और इसका जो प्रोटोटाइप होगा, मॉडल का जो प्रोटोटाइप होगा, मॉडल के तर्ज पे जो प्रोटोटाइप बनेगा। एक बात मैं आपको बताता हूं, प्रोटोटाइप, सॉरी गलत हो गया, प्रोटोटाइप। मॉडल जो होगा और जो उसका प्रोटोटाइप होगा, ये मॉडल और ये प्रोटोटाइप, ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकली सिमिलर, बल्कि ज्योमेट्रिकली ना कहा जाए, ज्योमेट्रिकली सिमिलर होंगे, काइनेमेटिकली सिमिलर होंगे और डायनेमिकली भी सिमिलर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं इनका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। ज्योमेट्रिकली सिमिलर क्या मतलब है, काइनेमेटिकली सिमिलर का मतलब क्या है, डायनेमिकली सिमिलर क्या मतलब। तीन प्रकार की सिमिलरिटी मैंने बोली है, ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक, डायनेमिक, तीन प्रकार की सिमिलरिटी बात। ये हम लोग बीटेक में एक चैप्टर पढ़ते हैं मॉडल रिलेशनशिप एंड सिमिलिट्यूड का, वहाँ बताते हैं। आपने नहीं पढ़ाया है और ना मैंने पढ़ाया है और यहाँ जानने की आवश्यकता भी नहीं है। बस आप एक शब्द याद रखिएगा, ज्योमेट्रिक सिमिलर। तो जो मॉडल होता है और जो प्रोटोटाइप होता है, ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकली सिमिलर होते हैं, ज्योमेट्रिकली सिमिलर। ठीक है, ज्योमेट्रिकली सिमिलर का मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों की जो ज्योमेट्री है, बनावट है, वो सेम होती है पर साइज अलग अलग होगा। अगर मैं आपको एक रॉकेट दिखाऊं, एक्चुअल रॉकेट, और एक उसका मॉडल दिखाऊं, दोनों में आप क्या अंतर पाओगे? मॉडल छोटा होगा, एक्चुअल रॉकेट बड़ा होगा, और दोनों की ज्योमेट्री, बनावट, शेप कैसा होगा? सेम। शेप सेम होगा पर साइज क्या होगा? अलग अलग। एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, साइज अलग अलग है। साइज मतलब छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, और शेप सेम। समझ रहे बात को? शेप सेम। ठीक है, ओके। अब आप समझिए, तो ज्योमेट्री, मॉडल जो होता है और जो उसका प्रोटोटाइप होता है, ये दोनों ज्योमेट्रिकली सिमिलर होते हैं। मॉडल किसके ज्योमेट्रिकली सिमिलर? प्रोटोटाइप के। प्रोटोटाइप किसके ज्योमेट्रिक सिमिलर? मॉडल के। ये बात जान लीजिए, अभी मैं बताता हूं आपको। ज्योमेट्रिकली सिमिलर का मतलब मैंने आपको बता दिया, बस उतना ही जानिए और मत समझिए। ओके, ये होता है कि आपने मॉडल पे जो रिलेशन, मॉडल पे एनालिसिस करके जो रिलेशंस निकाले हैं, वो रिलेशन क्या है देखो बताता हूं। एक टर्म होता है फ्लो कॉफिशिएंट। फ्लो कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सी, और यहां फ्लो का मतलब फ्लो रेट से है, और फ्लो रेट का मतलब होता है क्यू, सी क्यू। तो फ्लो कॉफिशिएंट, ठीक है, इसको कैपेसिटी कॉफिशिएंट ही बोलते हैं। हाँ, कैपेसिटी कॉफिशिएंट, क्योंकि फ्लो रेट का मतलब कैपेसिटी से कई बार ले लेते हैं। और ये फ्लो कॉफिशिएंट जो होता है, ये क्यू डिस्चार्ज, देखो जो भी कॉफिशिएंट है कि डिस्चार्ज नहीं है तो यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा, एन डी क्यू होगा। यहाँ डी क्या है? रनर का डाया, एन क्या है? रनर की स्पीड। ठीक है, और अगर ये पंप की बात हो रही है, सर आपने पंप तो अभी पढ़ाया नहीं, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये बात केवल टरबाइन के लागू नहीं हो रही, ये पंप, कंप्रेसर, जो टर्बो पंप हैं, टर्बो कंप्रेसर हैं, टर्बो फैन, सब के लागू हो रही है। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया टर्बो। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर ये पंप है, पंप की स्पीड और इंपेलर का डाया, और अगर टरबाइन है तो रनर की स्पीड और रनर का डाया। ठीक है, तो अगर टरबाइन है तो ये रनर का डाया है, अगर पंप कंप्रेसर है या ब्लोअर है तो ये इंपेलर का डाया है, क्योंकि रोटरी पार्ट को टरबाइन में हम रनर बोलते हैं और पंप, कंप्रेसर, ब्लोअर वगैरह में इंपेलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ये होती है फ्लो कॉफिशिएंट। सर ये क्वांटिटी कहाँ से आप निकालें? ये आपके कोर्स में नहीं है, बस आप इसको रटना पड़ेगा कि फ्लो कॉफिशिएंट क्या होता है, क्यू बटे एन डी। अगर कोई दो क्वांटिटी ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं, कोई दो मशीन्स ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं, तो उनके लिए ये फ्लो कॉफिशिएंट बराबर होता है। तो ये बताओ, मॉडल और उसका प्रोटोटाइप, मॉडल और उसका प्रोटोटाइप
ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकली सिमिलर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। अभी आपने बताया सर, तो क्या मॉडल के लिए अगर मैं निकालूं फ्लो कॉफिशिएंट, ये देखो CQ मॉडल, मॉडल का फ्लो कॉफिशिएंट, और अगर मैं प्रोटोटाइप के लिए निकालूं CQ प्रोटोटाइप, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? यस, बराबर होंगे। और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? देखो Q मॉडल, मान लो मॉडल को मैं 1 बोल दे रहा हूँ, मॉडल के लिए मैं M नहीं 1 इस्तेमाल कर रहा हूँ, और प्रोटोटाइप के लिए मैं 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुछ लोग मॉडल के लिए M, प्रोटोटाइप के लिए P लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं QM QP ऐसे बोलते हैं, तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं Q1 मॉडल Q1 बटे N1 T1 Q, ये क्या है? फ्लो कॉफिशिएंट किसका? मॉडल का। ये क्या है? Q2 N2 T2 Q, ये क्या है? फ्लो कॉफिशिएंट किसका? प्रोटोटाइप का। क्या होंगे आपस में? बराबर। अच्छा, कोई जरूरी है कि 2 ही मशीन हो सकता है एक मशीन हो, मशीन 1, एक मशीन 2, एक मशीन 3, एक मशीन 4। यहां तो 2 चीज है। शुरुआत में मैंने क्या बोला? मॉडल प्रोटोटाइप। यहां 2 ही है, मॉडल प्रोटोटाइप। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना कि हम मॉडल और प्रोटोटाइप को ही कंपेयर करें। हमने क्या बोला? ये रिलेशंस किसके लिए बराबर होंगे? कोई भी ज्योमेट्रिकली सिमिलर मशीन के। मान लो ये मशीन, ये मशीन, ये मशीन, ये मशीन, ये चारों एक्चुअल मशीन है, इनमें कोई मॉडल नहीं है, पर चारों मान लो ज्योमेट्रिकली सिमिलर, साइज अलग अलग और ज्योमेट्रिकली सिमिलर। तो क्या पहली मशीन के लिए मैं ये निकालूं, दूसरी मशीन के लिए मैं ये निकालूं, तीसरी मशीन के लिए मैं निकालूं, चौथी मशीन के लिए मैं निकालूं, सब के लिए वैल्यू बराबर आएगी? यस। अगर सब के लिए वैल्यू बराबर आएगी, ये ऐसे करते करते आगे बढ़ाते 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 बराबर आएगी, सब के लिए वैल्यू बराबर आने का मतलब ये चीज क्या है? कांस्टेंट है। सॉरी, सब के लिए वैल्यू बराबर आने का मतलब क्या? ये चीज क्या है? कांस्टेंट है ना। अगर बार बार बराबर आ रही है, इसका मतलब ये कि एक फिक्स नंबर, एक फिक्स कांस्टेंट क्वांटिटी कांस्टेंट है। इसलिए मैंने यहां इसको लिख रखा है कि मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए बराबर होगी, या कह दो Q बट्टे ND क्यूब का मान क्या होगा? कांस्टेंट। तो अगर Q बट्टे ND क्यूब का मान कांस्टेंट है, फ्लो कॉफिशिएंट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? 1 के लिए निकालोगे तो जो आएगा, 2 के लिए जो निकालोगे तो आएगा, 3 के लिए निकालोगे जो आएगा, 4 सब के लिए वैल्यू क्या होगी? बराबर। तो ये बात समझ में आई। आपको याद क्या रखना है? फ्लो कॉफिशिएंट क्या होता है? Q बट्टे ND क्यूब। फ्लो कॉफिशिएंट से ऊपर क्या होगा? Q। ठीक है, ओके। और ये फ्लो कॉफिशिएंट जो नंबर है या जो क्वांटिटी है, ये किसके लिए बराबर होती है? कोई भी ज्योमेट्रिकली सिमिलर मशीन। सर 2 मशीन हो कि 50 हो, 100 हो, उतनी भी हो, अगर 2 मशीनें हैं तो उनके लिए आपस में सिमिलर, वो आपस में, और 2 मशीनें हैं परंतु ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं तो उनके लिए बराबर होंगी। 4 मशीनें हैं पर ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं तो उनके लिए बराबर होंगी ये वैल्यू। और 2 मशीनें हैं लेकिन उनमें से एक मशीन एक्चुअल है और एक उसका मॉडल है लेकिन ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, तो इनके लिए भी बराबर वैल्यू बराबर आएगी। मॉडल का निकालोगे, प्रोटोटाइप का निकालोगे, फ्लो कॉफिशिएंट क्या होगा? मतलब जो मैं फ्लो कॉफिशिएंट पढ़ाया हूं, ये मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए बराबर होगा या कोई भी 2 ज्योमेट्रिकली सिमिलर मशीन्स के लिए? तो आंसर होगा कोई भी 2 ज्योमेट्रिकली सिमिलर मशीन। बस ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी होना आवश्यक है। अगर उस एग्जामिनर ने लिख दिया ज्योमेट्रिकली सिमिलर है तो इसका मतलब कि फ्लो कॉफिशिएंट मशीनों के लिए क्या होगा? बराबर। पहले मशीन का निकालिए फ्लो कॉफिशिएंट, दूसरे का निकालिए, तीसरे का निकालिए, सब बराबर कर दीजिए। ठीक है। और अगर एग्जामिनर ने मशीनें नहीं दी, कहा एक मॉडल है और एक उसका प्रोटोटाइप है, मॉडल एंड प्रोटोटाइप, तो मॉडल एंड प्रोटोटाइप ये भी आपस में ज्योमेट्रिकली सिमिलर होते हैं, तो इनके लिए भी क्या होगी? फ्लो कॉफिशिएंट बराबर होगा। इसी तरह फ्लो कॉफिशिएंट के अलावा एक चीज होती है हेड कॉफिशिएंट। क्या है? हेड कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट के लिए C और हेड है इसलिए H, और जो कॉफिशिएंट होगा वो ऊपर आएगा H, ये H हो गया। तो यहां होता N स्क्वायर D स्क्वायर, याद रखना है आपको। वो क्या था? Q बटे ND क्यूब, ये था H बटे N स्क्वायर D स्क्वायर। कैसे याद किया? देखो मैंने डिस्चार्ज याद कर रखा है, मैंने डिस्चार्ज का याद कर रखा है कि डिस्चार्ज का होता है, फ्लो कॉफिशिएंट होता है Q बटे ND क्यूब, ये याद है मुझे। और जब मुझे इसको आना होता है तो मैं क्या करता हूं? इसकी पावर, जिसकी पावर कम है उसकी पावर बढ़ाता हूं, जिसकी पावर ज्यादा उसे घटाता हूं 1, तो इसकी पावर कितनी है? 3।
1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, और इसकी पावर क्या है 1, अगर 1 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, याद है, ऐसे मैंने याद कर रखा है। तो अगर मुझे फ्लो कॉफिशेंट याद है Q/ND/Q, तो उसकी मदद से मैं हेड कॉफिशेंट याद कर लेता हूँ। और एक और होता है, मैं बताता हूँ पावर कॉफिशेंट, उसको बताता हूँ। देखो, हेड कॉफिशेंट मॉडल का निकालो, हेड कॉफिशेंट प्रोटोटाइप का निकालो, बराबर आएगा। क्या कई मशीनें हों पर ज्योमेट्रिकली सिमिलर हों, उनके लिए सब वैल्यू बराबर होगी, इसीलिए मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, कांस्टेंट। क्योंकि जब बराबर ही आना तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी। अगर कोई चीज बार बार बराबर आ रही, कोई क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी बार बार बराबर आ रही, इसका मतलब वो चीज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। अब एक है पावर कॉफिशेंट। पावर कॉफिशेंट कैसे निकालेंगे, देखो पावर कॉफिशेंट, कॉफिशेंट के लिए C और पावर के लिए शब्द रहेगा, और जो यहां रहता है वही ऊपर रहता है P। अब नीचे क्या होगा, इसके लिए मैंने क्या किया, जो आपका फ्लो कॉफिशिएंट है और जो आपका हेड कॉफिशिएंट है, में जो नीचे वाले टर्म हैं इनको मल्टीप्लाई, n स्क्वायर n क्यूब t क्यूब d स्क्वायर पावर 5। मैंने इसको याद किया, ये तरीका नहीं, याद करा मैंने, जुगाड़ है। ये हो जाएगा n क्यूब d पावर। अगर आपको ये 3 फार्मूले पता हैं, अगर आपको ये 3 फार्मूले पता हैं, इसका मतलब आप न्यूमेरिकल लगाने के लिए तैयार हैं। अभी इससे बहुत न्यूमेरिकल आएंगे, आप देखिएगा, इसमें बहुत सारे एग्जाम में सवाल आए, बहुत ढेर सारे सवाल आए हैं, हमें सब लगाने हैं। अभी मैं लगवाऊंगा आपको, ठीक है, इस वीडियो के बाद तुरंत मैं आपको न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्लो पावर कॉफिशिएंट निकालो मॉडल के लिए, पावर कॉफिशिएंट निकालो प्रोटोटाइप के लिए, क्या आएगा, बराबर। केवल मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए नहीं, कोई भी ज्योमेट्रिकली सिमिलर मशीन हो, कितनी भी ज्योमेट्रिक सिमिलर मशीन हो, ज्योमेट्रिकली सिमिलर मशीन्स बोल दे बस, क्या होगा, ये वैल्यू सेम हो जाएगी। सर ये 3 फार्मूले क्यों याद रखना है, नहीं बेटा, इसके अलावा 2 और। हमारे पास कितने फार्मूले हैं, 3। एक फ्लो कॉफिशिएंट वाला, एक हेड कॉफिशिएंट वाला, एक पावर कॉफिशिएंट वाला। अगर मैं इन दोनों को मिला के एक और इक्वेशन बनाऊं तो एक और फार्मूला बनेगा, और इन दोनों को मिला के एक और इक्वेशन बनाऊं तो एक और फार्मूला बनेगा। एक फार्मूला इसका, एक इसका, एक इसका, और एक यहाँ और एक यहाँ और, कुल मिला के 5 फार्मूले बनाऊं। सर 5 ही क्यों बना रहे हैं, और बना लीजिए, बहुत और बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। कोई कहे इसको लेके एक बनाया है, इसको लेके एक बनाया है, इसको और इसको लेकर भी एक बना दो, बना सकते हैं, 6 फार्मूले बन सकते हैं। लेकिन हम 5 बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में 5 से ही सवाल आता है। ठीक है, छठा बनाना होगा तो बना के दिखा दूंगा आपको भी मैं। देखो है क्या, ये देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, अगर आप 1 और 2 से आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा Q/d² अंडर रूट h बराबर कांस्टेंट। और 2 और 3 से, मतलब हेड कॉफिशिएंट और पावर कॉफिशिएंट से, ये आ जाएगा P/d² h की पावर 3/2। ठीक है, और ये जो मैंने 5 फार्मूले पढ़ाए, इन सर इनका भी कुछ नाम होगा, नहीं इनका नाम कुछ नहीं होता, और मुझे याद भी नहीं है। मुझे 3 का नाम है, फ्लो कॉफिशिएंट, हेड कॉफिशिएंट, पावर कॉफिशिएंट। ये 5 फार्मूले सर किसके लिए हैं, टरबाइन के लिए हैं कि पंप के लिए हैं कि कंप्रेसर के लिए हैं, ब्लोअर के लिए, सब के लिए हैं। वही जो लिखा है, अबव रिलेशनशिप आर एप्लीकेबल फॉर एनी 2 ज्योमेट्रिकली सिमिलर मशीन। अब यहां ध्यान देना, ये जो मशीन है, ये मशीन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन नहीं होनी चाहिए। सर आपने पढ़ाया नहीं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन, नहीं पढ़ाया, लेकिन बस, और ना पूछेगा एग्जाम में कभी चीज, लेकिन अब बता रहा हूं तो हल्का सा हिंट कर देता हूं आपको। आगे ही क्लासेस में कभी आगे आप और पढ़ोगे, हायर क्लास में जाओगे, वहां पे आपको आराम रहेगा कि जहां जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर मशीन लिखी है, यहाँ इन मशीन्स का मतलब टर्बो मशीन्स, टर्बो मशीन से। हाँ, ये टर्म किसके लिए होते हैं, टर्बो मशीन्स के लिए होते हैं। सर टर्बो मशीन भी आपने नहीं पढ़ाया, आप आगे जब कभी PhD एमटेक पढ़ेंगे तो वहाँ ये वर्ड आएंगे, वहाँ आपको सुविधा होगी। वहाँ जब बताया जाएगा कि ये फार्मूले टर्बो मशीन्स के लिए होते हैं, वहाँ पे आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे अध्यापक जो पढ़ाए थे पहले वो गलत पढ़ा गए थे हमको। नहीं, हमें भी पता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर सकते। बस मैंने हल्का सा लिख दिया कि यहाँ मशीन्स का मतलब टर्बो मशीन्स है, टर्बो मशीन्स या रोटोडायनेमिक मशीन्स। ठीक है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स नहीं है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स के लिए लागू नहीं हो रहा है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, देखिए इतनी बातें हम लोगों ने की। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करना, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन 5 फार्मूलों को पढ़ लेते हैं, पर याद कर लेते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, पहले फ्लो कॉफिशिएंट। कैसे पढ़ोगे, देखो फ्लो कॉफिशिएंट क्या था, फ्लो था ना, तो Q/d²
बट्टे एन डी क्यू बट्टे एन डी क्यू, और इसको आप क्या लिख दोगे, कांस्टेंट। ठीक है, और इसको इस्तेमाल करना होगा तो कैसे इस्तेमाल करोगे, ऐसे कोई भी दो मशीन है तो उसके लिए से लिखोगे, पहली मशीन के लिए Q1 बट्टे N1 D1 क्यू, दूसरी मशीन के लिए क्या लिखोगे, Q2 बट्टे N2 Q2 है, Q2 बट्टे N2 D2 क्यू, इस तरह इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मैं केवल इतना लिख रहा हूँ पर इस्तेमाल आप ऐसे करोगे। ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला देखा जाए, दूसरा क्या है, H बट्टे एन स्क्वायर टी स्क्वायर। मैंने कैसे याद कराया था, 3 है तो उसको घटा दो 1, और यहाँ 1 है तो 1 बढ़ा दो 2, 1 था तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, जो कम था उसे 1 बढ़ाओ, जो ज़्यादा था उसे 1 घटाओ, एन स्क्वायर डी स्क्वायर, ये क्या होगा, कांस्टेंट। फिर पावर कॉफिशिएंट P बटे मल्टीप्लाई कर दो एन स्क्वायर एन क्यूब, फिर याद करने का तरीका, हाँ, और डी स्क्वायर डी क्यूब डी पावर 5 बराबर कांस्टेंट। तो 3 तो आपको याद है, ये हेड फ्लो कॉफिशिएंट है, ये हेड कॉफिशिएंट, पावर कॉफिशिएंट। अब अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल करके, इन दोनों का इस्तेमाल करने क्या मतलब है, तो यहाँ इस फार्मूले से n का मान निकालो और n का मान इसे पुट कर दो, तो n एलिमिनेट हो जाएगा, और जो फार्मूला आएगा वो Q D H D, मतलब Q और H D H में आएगा, Q H और D में आएगा, और फार्मूला क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा देखो, Q ऊपर D स्क्वायर, याद रखना, और यहाँ अंडर रूट। अच्छा, इन दोनों को इस्तेमाल करो, मतलब इसमें से किसी में से n का मान निकाल लो, इसमें पुट कर दो, फार्मूला H D P D, n एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब H P और D में आएगा, तो वो क्या आएगा, इसका मान कांस्टेंट, हाँ, और क्या फार्मूला आएगा, P। अब देखो याद रखना, यहाँ Q बटे D स्क्वायर था तो यहाँ P बटे D स्क्वायर कर लेना, और H की पावर अंडर रूट H का मतलब H की पावर 1/2 होता, तो यहाँ H की पावर 1/2 में एक जोड़ देना, 3/2, याद हो गया आराम से। देखो D स्क्वायर H पावर 3/2, और ये क्या होगा, कांस्टेंट। और अगर आपको फार्मूला याद है तो आप देखिएगा बड़े बड़े न्यूमेरिकल बहुत चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। इवन थ्योरी के सवाल इससे आते हैं, बहुत आराम सॉल्व होंगे। मैं बार बार इन फार्मूलों को आपके सामने लिखूंगा और आपको इसकी मदद से ही सवाल को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, अब इसके बाद हमें बात करना है कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे। इसके बाद हमें बात करना है कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे बात करने से पहले हम लोग जो पढ़ रखे हैं क्या नाम है ये, मॉडल रिलेशनशिप, इस पर हम लोग पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, ताकि न्यूमेरिकल लगाने से क्या होगा कि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो हम फिर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कर्व से न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, के बाद जो टॉपिक है उसे क्वेश्चन कोई खास नहीं आते हैं, 1-2 सवाल आते हैं थ्योरी वाले, 1-2 सवाल आते हैं थ्योरी वाले, उसे हम लोग अभी अगली वीडियो में कर लेंगे। अभी इतने भी रोकते हैं, अगले वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, थैंक यू।